एंड वेलकम बच्चों टू एलपीजी के सेकंड क्लास में सभी का स्वागतम। लास्ट क्लास हमने इसका एक इंट्रो लिया था। अपने देखे कि ये एलपीजी के जो पिलर्स थे, जो मेन पॉलिसीज थे, वो किसके अंदर लागू हुआ था। एनईपी 1991 का फुल फॉर्म न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, 1991 में आया था ये। क्या हमारा मन था इसको लागू करने का? नहीं, हमारे ऊपर फोर्स किया गया था, प्रेशर दिया गया था। और किसने प्रेशर दिया हमको? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। क्यों दिया था प्रेशर? क्योंकि अपने को लोन चाहिए था। लोन चाहिए था तो दे गेव देयर सम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच वी हैड टू फॉलो। और उससे जन्मा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स थे 1991 तक जिसके कारण रिफॉर्म्स लाया गया, वो मैंने एक मस्त नेमोनिक से बताया था। नेमोनिक याद है क्या था? आई एम डीपीपीएफ। आई एम डीपीपीएफ। आई का मतलब इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था। एम मतलब मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट डी, ह्यूज डेट, डेट बढ़ा हुआ था एकदम। पी था पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस, पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस। बी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट आ गया, उसमें क्राइसिस आ गया, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो गया था, एक्सपोर्ट्स कम हुआ। और लास्ट में एफ, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये मेन हमारे 6 रीजंस थे जो 5-6 मार्क्स का आ सकता है। अपना आराम से जो निमोनिक बनाया हुआ है लिख के आ जाना, एक्सप्लेन भी करना होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके, सो दिस पार्ट इज डन। आओ, आज अपने घुसते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 1991 की। ओ तेरी ओर, तेरी ओर। चलो ओके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुआ था जुलाई 1991। इसका मेन एम क्या था? कोई भी पॉलिसी अगर चालू करते हैं इन लोग तो उसका कुछ मेन एम होता है। क्या एम था? टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। इसके पास वन लिख लो। इस लाइन का मतलब बताओ। टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। बहुत सारा इसमें से कुछ इंडस्ट्री में एंटर करे और वहाँ पे कॉम्पिटिशन करे और लोगों का फायदा हो। ये तुम लोग को समझना पड़ेगा सेकंड चैप्टर के हिसाब से। सेकंड चैप्टर में अपने क्या देखे थे? गवर्नमेंट बढ़ावा किसको देके रखा था? पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर मतलब ये वो कंपनीज है जो गवर्नमेंट के खुद के बच्चे हैं। अब इन लोग काम करे नहीं करे, गवर्नमेंट इनको फिर भी जॉब में रखेगा, सैलरी इनको देता जाएगा। तभी बोलते हैं ना लोग, दे क्राई ओवर गवर्नमेंट जॉब्स कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिकॉज उसमें सिक्योरिटी होता है। आज प्राइवेट कंपनीज में क्या है, जब उनका लॉस होगा बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर देंगे। तुमने सुना होगा बाइजूस भी कितना ले ऑफ किया था। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सब ले ऑफ किया, हजारों लोगों को ले ऑफ किया। पर कोई पब्लिक कंपनी होता है वो जल्दी से ले ऑफ नहीं करता, बिकॉज दे वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। तो जो यहां पब्लिक कंपनीज के लोग थे, पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे, ध्यान दे रहा तुम लोग, पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे उन लोग काम नहीं करते थे। दे न्यू देयर जॉब वाज सिक्योर। तो काम काहे को करने का? काम करते नहीं थे तो कुछ क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता नहीं था। तो गवर्नमेंट चाहता था इनको इनके डीप स्लीप से जगाए। और कैसे जगा सकता है गवर्नमेंट? कंपटीशन पैदा करके, कि अब भाई प्राइवेट फर्म्स भी घुसेगा मार्केट में, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे कंपनी डूब जाएगा अपना। आज पकड़ लो, बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट फर्म है, पर आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट फर्म है। अगर ऐसे ढेर सारे प्राइवेट बैंक्स आगे बढ़ने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट फर्म्स तो डूबने लग जाएंगे ना। तो गवर्नमेंट को क्या है, उस कंपनी को बंद करना पड़ेगा फिर, है ना। तो सबसे मेन एम था कि सबको जगाना है नींद से, कंपटीशन पैदा करना है। द मेन एम, बोलो व्हाट वाज द मेन एम? टू क्रिएट मोर कंपटीशन इन द इकोनॉमी। क्लियर? एंड दूसरा था टू रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। कौन सा फर्म्स? प्राइवेट फर्म्स। और प्राइवेट में भी लिख लो, प्राइवेट में भी
डोमेस्टिक प्लस फॉरेन। प्राइवेट में भी लिख लो डोमेस्टिक प्लस फॉरेन। तो यहां दो चीज बोला जा रहा है क्या? अच्छा यहां टू लिख लो, ये सेकंड पॉइंट है अपना। फर्स्ट पॉइंट मैंने ऊपर मार्क करा दिया, नीचे ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि एनईपी का एक मेन चीज क्या था, सारे बैरियर्स को रिमूव करो। बैरियर्स समझ में आता है? हाँ, एग्जाम्पल हो गया लाइसेंसिंग, इसका मतलब क्या हो गया, रुकावट। सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे अपने, प्राइवेट फर्म्स का मेन रुकावट क्या था, लाइसेंसिंग। जब गवर्नमेंट लाइसेंस देगा तभी तुम अपना फैक्ट्री अपना बिजनेस खोल सकते हो। तो एनईपी में बोला गया कि इन सारे बैरियर्स को अपने हटा रहे हैं। ठीक है, किस किस में हटा रहे, क्या चीज में हटा रहे अपने, एंट्री ऑफ फर्म्स में हटा रहे हैं बैरियर्स। एंड दूसरा चीज क्या, ग्रोथ ऑफ फर्म्स का बैरियर हटा रहे। देखो फर्म पहले क्या करेगा, एंटर करेगा, एंटर कर लिया एक बार, उसके बाद वो क्या करने का सोचेगा, ग्रोथ करने का सोचेगा, एक्सपैंड करने का सोचेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, पहले फर्म क्या करता है, एंटर करता है, कोई भी इंडस्ट्री को एंटर करेगा, उसके बाद वो ग्रोथ करने का सोचेगा। सभी में तो प्रॉब्लम था लाइसेंसिंग का। इफ यू रिमेंबर, तीन चीजों में लाइसेंस चाहिए होता था अपने को, शेड्यूल है ये सब नहीं। सबसे पहले ओपनिंग अ बिजनेस, सबसे पहले व्हेन यू वांटेड टू ओपन अ बिजनेस उसके लिए लाइसेंस चाहिए। दूसरा एक्सपैंड के लिए, लाइक तुमको ब्रांचेस खोलना है तो उसके लिए तुमको लाइसेंस चाहिए। एंड थर्ड न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो वही हो गया, एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स में जो भी बंदिशें थी, जो भी बैरियर्स थी, सबको हटाओ। ठीक है, कौन से फर्म्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइवेट फर्म्स का। प्राइवेट फर्म्स तो इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। गवर्नमेंट अब दोनों को अलाउ कर दिया कि भाई मेरे से कुछ नहीं पूछना है, खोलना है खोल, जहां जहां खोलना है खोल, बस रजिस्टर जरूर करवा लेना मेरे पास, ताकि मेरे पास प्रूफ रहे, हाँ भैया तुम लोग क्या है, इंडिया में मौजूद है। जैसे डोमिनोज का पिज्जा वगैरह हो गया, 1991 के पहले लोग नहीं खाते थे इंडिया में, थोड़ी ना एक्सपोर्ट होके आता था, इंपोर्ट होके आता था यहाँ पे, नहीं। क्या है, 1991 के बाद डोमिनोज पिज्जा, केएफसी वगैरह के आउटलेट्स यहाँ पे खुलना स्टार्ट। क्लियर है? चलो ओके। हाँ, मेन मेजर्स, कॉपी निकाल लो, आ जाओ बच्चों, कॉपी निकाल लो। लिख लो मेन मेजर्स ऑफ एनईपी। दो मेजर्स थे, एक लिख लो स्टेबलाइजेशन, एक है स्टेबलाइजेशन, और एक है स्ट्रक्चरल चेंजेस। एक है स्टेबलाइजेशन और एक है स्ट्रक्चरल, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स समझ में आता है, जो टेम्पररी होता है, जो थोड़ी देर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेजर्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेजर हो जाएगा, ये क्या लंबे समय के लिए किया जाता है। तो स्टेबलाइजेशन क्या है, इट्स अ स्मॉल टर्म, शॉर्ट टर्म मेजर, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया लॉन्ग टर्म मेजर। एग्जाम्पल देते तुम लोग को, पकड़ लो एक गरीब आदमी है, फुटपाथ में गरीब आदमी है, ठीक है, उसको अपने एक बार जाके खाना खिलाएंगे। यस, एक बार जाके खाना खिला रहे हो तो टेम्पररी टेम्पररी बेसिस में क्या हो रहा है, एक बार उसका पेट भर रहा है, एक बार के लिए तुमको वो दुआ देगा, एक बार वो अपने भूख से क्या है, स्टेबलाइज हो जाए। पर उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा क्या, नहीं।
अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने क्या करवा सकते हैं उसको, उसको शिक्षित करा के उसको क्या जॉब्स दिलवा सकते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं अपने, ताकि वो लॉन्ग टर्म हेल्प करे उसका, है ना। यहां थोड़ी ना अपने 3 बार जाके रोज खाना देंगे उसको, नहीं ना। अपने एक बार जाके दे सकते हैं भाई डोनेशन के हिसाब से, तो अपने स्टेबलाइज जरूर कर देंगे उसको, पर उससे उसका स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आए। स्ट्रक्चरल चेंज होता है लॉन्ग टर्म चेंज, यहां कुछ बड़ा करना पड़ता है जिससे वो गरीब आदमी अपना खुद का ध्यान रख सकता है, जैसे उनको अपने क्या है जॉब्स वगैरह दिलवा दी, ठीक है। तो वही यहां पे आएगा कि अपने पढ़े थे एनईपी के जस्ट पहले 6 प्रॉब्लम्स थे, IMDPBF, है ना। अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्राइसिस था। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एकदम बोला कि हम लोग को क्या करना है, इस गिरती हुई इकोनॉमी को हम लोग को सबसे पहले स्टेबलाइज करना है। बड़ा बड़ा चेंजेस लाएंगे बाद में, पर पहले एक बार वो जो गिरते जा रहा है उस फॉल को तो अरेस्ट करे, उसको रुकाए तो पहले हम। तो गवर्नमेंट सोचा स्टेबलाइजेशन करने, और यहां पे तुम लोग का पॉइंट आता है IBF। IBF, अब DPV भूल जाओ, IBF, किसी का भी BF हो जाओ, बस IMBF बोलो। आई का मतलब क्या था, इन्फ्लेशन। तो सबसे शॉर्ट टर्म में सबसे पहले गवर्नमेंट क्या काम किया कि इन्फ्लेशन को वो ट्राई किया कंट्रोल करे। जैसे एसेंशियल गुड्स थे ना, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस वे स्काई रॉकेटिंग, बढ़ते जा रहे थे, तो गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में लाया कि मैं सब्सिडाइज वगैरह करूंगा जो भी, मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूंगा, ताकि एक बार तो इकोनॉमी ठीक हो जाए। और ये क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो क्राइसिस था उसको भी गवर्नमेंट ठीक कर रहा था। वो क्या पता इंपोर्ट्स को रुकवा दे रहा था, और किस चीज को बढ़ावा दे रहा था, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। क्या पता टैरिफ्स वगैरह कोटास वगैरह बहुत बढ़ा दिया हो कि इंपोर्ट्स कम हो जाए, एक बार के लिए फटाफट ये काम कर रहा था। और लास्ट में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो RBI के पास पड़ा हुआ होता है, पर इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज इन द कस्टडी ऑफ RBI। ये अपने हर चैप्टर में पढ़ चुके अभी तक लग रहा है। तो F का मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, अब ये भर गया। कैसे भर गया पता है? लोन लिए थे हम लोग, $7 बिलियन लोन लिए थे, तो अब ये रिजर्व्स खाली तो रहा नहीं, अब ये रिजर्व्स भर गया बाई $7 बिलियन, है ना। उसको गवर्नमेंट सही सही जगहों पे काम में लगा रहा था। अनीश क्लियर? और इसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको अपने आओ मटेरियल में एक बार देख ले, फिर कॉपी में रिटर्न भागेंगे हम लोग। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले तो है स्टेबलाइजेशन, और फिर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्टेबलाइजेशन मेजर्स है शॉर्ट टर्म मेजर्स, और स्ट्रक्चरल मेजर्स है लॉन्ग टर्म मेजर्स। मेरे को बताना स्टेबलाइजेशन का निमोनिक क्या है? IBF। स्टेबलाइजेशन में तुरंत तुरंत जो काम किया इन लोग, IBF। इन लोग क्या है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया। कैसे? एसेंशियल कमोडिटीज को अपने कंट्रोल में लाकर गवर्नमेंट ने राइस व्हीट को केरोसिन वगैरह अपने कंट्रोल में ले आया, कि उसका अब इतना प्राइसेस नहीं बढ़े, ठीक है। PF में हम लोग क्या देखेंगे कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो डेफिसिट था गवर्नमेंट ने उसको करेक्ट किया, और अब हम मेंटेन करने लग गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, मेंटेन करने लग गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इससे एक बार तो जो गिरता हुआ इकोनॉमी है वो स्टिल हो गया, एकदम स्टिल समझ में आता है, वो गिरने से रुक गया। अब उसको बढ़ाना कैसे है, कुछ बड़ा चेंजेस कैसे लाना है, वो कौन से मेजर्स में आएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस में आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस में आएगा। आओ कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ ला सकते हैं, आओ देखते हैं। देश के एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इंप्रूव करना। देश के एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना।
व्हाट आर दीज टू थिंग्स? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। और हम कॉस्ट में कंट्रोल। चलो ठीक है, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा प्रोड्यूस करना है ना। एफिशिएंसी ऑलवेज हैज टू डू विद कॉस्ट, कि भैया कम खर्चे में अपने को इकोनॉमी को रन करना है। आज तुम जो सामान भी प्रोड्यूस करो, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें कम रॉ मटेरियल्स यूज। लाइक से फॉर एग्जांपल, ये 2 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर लेदर है, पकड़ लो। इससे पहले 5 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस होता था, अब 10 पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस हो जाए, तो दिस विल बी वेरी एफिशिएंट। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, कॉस्ट कम लगे उसके कारण। हाँ, और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, जैसे पकड़ लो लैंड एरिया, लैंड में तुम नॉर्मल सीड्स डालते हो तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होगा, पर अगर तुम कौन सा सीड्स डालोगे, HYV सीड्स डालोगे, तो वही जो 1-2 बार प्रोडक्शन होता था, वो 4-5 बार प्रोडक्शन होगा। एक ही साल में 2 बार के बदले अब 5 बार प्रोडक्शन हो। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, तुम अपने काम करने का जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हो। चलो क्लियर है ये। दूसरा, इंक्रीज करना है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं करना अपने को इंप्रूव, क्या चीज को इंप्रूव करना है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब 2 चीज हो गया, कि बाहरी कंपनीज को इंडिया में लाओ, और ट्राई करो कि इंडियन कंपनीज भी बाहर जाए, है ना। कि हमारे यहाँ तो कंपटीशन बढ़ाना ही है, साथ में हमको हमारे लोगों को नहीं, हमारे कंपनीज को यहां से बाहर भेजना है, कि वहां पे जाके तहलका मचा। ठीक है, तो हम लोग को इंक्रीज करना है इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस। यहां लिख लो, बाय अट्रैक्टिंग MNCs टू इंडिया, बाय अट्रैक्टिंग MNCs टू इंडिया। आज क्या है, बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में आएंगे तो अपने साथ वो क्या है, नया थॉट, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो उससे बेनिफिट इंडियंस को ही मिलेगा, है ना। चलो ओके, क्लियर था ये। मेन मेजर्स ऑफ LPG, LPG नहीं सॉरी, NEP। अब आता है गुरु, मेन पॉलिसीज ऑफ NEP। एक काम करो, पॉलिसीज के ऊपर लिख लो पिलर्स, मेन पॉलिसीज या मेन पिलर्स ऑफ NEP। ये वही अपने जो देखे थे, LPG। आ जाओ, LPG, ये है हमारे मेन पॉलिसीज। बोल सकते हो यही फाउंडेशन है NEP का। पूरा NEP में जो भी चीज लिखा हुआ था, इन तीनों हेड्स में अपने समराइज कर सकते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कितने हेड्स थे, 2 हेड्स थे, 2 पार्ट्स थे, क्या क्या था, नो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, 2 कंपोनेंट्स उसके थे। वैसे NEP के 3 कंपोनेंट्स है, 3 पॉलिसीज। आओ, लिबरलाइजेशन का मतलब लास्ट क्लास बताए थे थोड़ा सा, और प्रॉपर वर्डिंग में थोड़ा। कम रेस्ट्रिक्शंस, किसको कम रेस्ट्रिक्शंस, प्राइवेट फर्म्स को, यस। लिबरल का मतलब है फ्रीडम, किसको फ्रीडम देना, प्राइवेट फर्म्स को फ्रीडम देंगे हम लोग। कौन से प्राइवेट फर्म्स को, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट फर्म्स, सबको आके अपना बिजनेस यहाँ खोल सकते हैं। तो लिख लो लिबरलाइजेशन में, टू रिमूव बैरियर्स, टू रिमूव बैरियर्स ऑन एंट्री एंड, क्या था एक और वर्ड, एग्जिट नहीं, ग्रोथ। एग्जिट तो तुम कभी भी मार लो, एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट फर्म्स। D+F लिख लेना, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन।
तो लिबरलाइजेशन में ये मेन 3 कीवर्ड याद रखना है। बोलो सबसे पहले क्या? सबसे पहले होगा रिमूव द बैरियर्स। बैरियर्स मतलब सब बंदिशों को रिमूव करना है। किसमें किसमें? एंट्री में एंड ग्रोथ में। बोलो किसमें किसमें? एंट्री एंड ग्रोथ में। ऑफ व्हाट? ऑफ प्राइवेट फर्म्स। एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट फर्म्स। चलो नेक्स्ट आते प्राइवेटाइजेशन। क्या लगता है व्हाट माइट इट बी? तो काम गवर्नमेंट करता है तो प्राइवेट जो काम गवर्नमेंट करता है। बहुत सारा जो बिजनेस है गवर्नमेंट का वो प्राइवेट यस, जो गवर्नमेंट के फर्म्स है, जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स है, अब वो प्राइवेट को सौंप दिया जाए। लाइक पकड़ लो गवर्नमेंट का एक फर्म है, XYZ फर्म मान लो गवर्नमेंट का है, और वो बहुत साल से नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट हेवी लॉस खा रहा है उसमें, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? फाइनली बेच देगा। बेच देगा उसको कि जो भी प्राइवेट फर्म को खरीदना है तुम खरीद लो, तुम हो सकता है मेरे से बेटर ही चला पाओगे इसको। तो उसको अपने बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में लिख लो टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट पब्लिक सेक्टर फर्म्स, to convert public sector firms to private firms, to convert public sector firms to private firms। लास्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। क्या लगता है क्या होगा ग्लोबलाइजेशन? मतलब बाहर बिजनेस करना और यहाँ बिजनेस आ सकता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? छोटा सा इंडियन इकोनॉमी को पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना। और इंपॉर्टेंट पार्ट तुम कब बन सकते हो पूरे इकोनॉमी के? अगर तुम्हारे यहां से बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तुम बहुत जगह एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हारा हर जगह नाम होगा। तुम बहुत जगह से इंपोर्ट करवाओगे तो भी बहुत कंट्रीज तुमको जानेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है टू इंटीग्रेट, टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को बाहरी दुनिया से जोड़ो। डिटेल में सब बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो हो गया ये। तो बोलो, बोल सकते एलपीजी क्या है? सपोर्टिंग पिलर्स है ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन बच्चों। अब आते हैं अपने लिबरलाइजेशन में। इस चैप्टर का 3 ही पार्ट है, 3 बड़ा बड़ा पार्ट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आओ लिबरलाइजेशन में आते हैं। कम टू द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़े थे अपने? किसको बढ़ावा दिया जा रहा था? पब्लिक सेक्टर को। अब उसी बढ़ावे को कम कर दिया जा रहा है। अब गवर्नमेंट अपना सोच चेंज कर रहा है। अब गवर्नमेंट सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा, क्या कर रहा है वो? बाकी बच्चों का भी ध्यान रख रहा है। कहने का मतलब है प्राइवेट फर्म्स को भी बढ़ने दे रहा है। ठीक है, आओ मार्क कर लेते हैं यहां पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है? हम लोग देखे थे, ये सेकेंड चैप्टर का बात हो रहा है, यहां बात हो रहा है सेकेंड चैप्टर का, कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डेवलप कर रहा था पब्लिक सेक्टर को, ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर को डेवलप कर रहा था। एंड किसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था? प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ। क्या अपना रहा था ये? प्रोटेक्शन अपना रहा था डोमेस्टिक फर्म्स का। इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स बाहरी दुनिया से। कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा था? टैरिफ्स एंड कोटास के थ्रू, ताकि प्रिवेंट हो सके फॉरेन कंपटीशन। तो इससे क्या है, हमारा इकोनॉमी डूबते गया। हम लोग देखे ये चीज कि 40 साल गवर्नमेंट ये सब किया, फिर भी 1991 तक पूरे बर्बाद हो गए थे। मतलब समथिंग वाज एट फॉल्ट। आ जाओ। दिस एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आया जुलाई 1991, 40 साल बाद। 40 साल बाद क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज अनाउंस्ड। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज अनाउंस्ड
एंड उसमें से एक पहला चीज अपने क्या देख रहे हैं, लिबरलाइजेशन। यू ऑलरेडी नो इट्स डेफिनेशन, क्या लिखाए थे अभी तुम लोग को? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? टू रिमूव बैरियर्स ऑन द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ private firms, of domestic and foreign private firms. बस this is the definition. सर अगर गवर्नमेंट किसी अपना को प्राइवेट को देगा तो उसका एम्प्लॉय कैसे निकालेगा? तो गवर्नमेंट पूरी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होती है, पूरी निकाल देता स्ट्रिक्ट हो जाता? देखो वो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उसको निकाले अपनी तरफ से। आज प्राइवेट फर्म को सौंप दे रहा है, प्राइवेटाइजेशन में देखेंगे हम लोग, प्राइवेट फर्म को सौंप दे रहा है, वो उसके ऊपर है। जरूरी नहीं कि वो सबको निकाले, वो सबको वार्निंग दे देगा, मान लो कि अब से काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा तुम। अब से काम करेगा हम लोग, है ना? आज देखो गवर्नमेंट तुम ना बोलता था कि काम मत करो तुम लोग, गवर्नमेंट भी ट्राई करता ही होगा कि जो जितना हो सके लोग काम करे, पर एक मेंटालिटी हो जाता ना सबका कि मैं जो भी कर लूं जॉब तो छीना जाएगा नहीं मेरा। फिर अगर निकालेगा निकालेगा तो वोट नहीं देगा। हाँ, ठीक है, आओ। ओके, लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। किसमें किसमें रेस्ट्रिक्शंस? एंट्री एंड ग्रोथ पे रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। चलो आओ यहां पे आओ। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है रे? रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स किस पे? डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फर्म्स के ऊपर। यहां लिख लो फर्म्स। लिबरलाइजेशन का मतलब है बेसिकली कि गवर्नमेंट अब ढील छोड़ रहा है, गवर्नमेंट अब फ्रीडम दे रहा है, ठीक है? कल तक मम्मी बोलती थी 6 बजे तक घर में घुस जाना, अब बोलती है बस घर में घुस जाना, जब घुसना हो देख लो, बस घर में घुस जाना। तो लिबरलाइजेशन का मतलब वो हो गया, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फर्म्स, एंड एक और क्या है, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब क्या है, प्राइवेट फर्म्स भी अपना पैसा इकोनॉमी में डाले, अपना कारखाना खोले, अपना ऑफिसेस खोले, ठीक है? चलो ओके, पर्पस में आते हैं। आ जाओ बच्चों, कम टू द पर्पस, पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन। इसके ऊपर लिख लो एम। सबसे पहला तो अपने जानते हैं लिबरलाइजेशन क्यों हुआ, कंपटीशन लाने के लिए, इंट्रोड्यूस कंपटीशन, सबसे पहला रीजन। याद रखो, अपने एनईपी नहीं पढ़ रहे अभी, क्या पढ़ रहे अपने? लिबरलाइजेशन, तो सिर्फ उसी का सोच के बात कर। लिबरलाइजेशन क्यों हुआ? ताकि कंपटीशन आ सके। अभी तक सिर्फ पब्लिक फर्म्स ही थे, कंपटीशन कुछ था नहीं। और प्राइवेट फर्म्स भी घुसेंगे, कंपटीशन बहुत तगड़ा हो। और कंपटीशन होने से कौन विजयी भवा होता है? पब्लिक, कंज्यूमर्स। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना पब्लिक को क्या है, फायदा मिलेगा। ये अपना प्राइस कम कर रहा है तो वो और प्राइस कम कर देगा, तीसरा वाला और प्राइस कम कर देगा। टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन, इससे इंक्रीज हो जाएगा एफिशिएंसी, एंड लिख लो प्रोडक्टिविटी। कंपटीशन के केस में क्या एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, पहले सिर्फ पब्लिक फर्म्स थे, 8 घंटा तुमको दिन में काम करना होता था, तुम उस समय क्या 3 घंटा काम करते थे, 5 घंटा सो जाओ, गपशप मार लो अपने कलीग्स के साथ ऑफिस में। पर अब बेटा कंपटीशन के कारण 8 घंटा के बदले आदमी क्या है 10 घंटा काम कर रहा है, कि मेरे को मेरा जॉब क्या है, सिक्योर रखना है। हम देखते हैं ना, जो मेरा भाई है, छोटा भाई, ऑफिस है, ऑफिस में तो काम करता ही है वो, घर में आके लैपटॉप में भी काम चालू, कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा रात को काम। ये कितना ओवर टाइम काम करना पड़ता है, सोचो ये सब, ताकि जस्ट अपना जॉब क्या है, सिक्योर्ड रहे। ठीक है, नेक्स्ट, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। यस, बोलते ना कि तुम लोग की बुद्धि बहुत है पर यूज नहीं करते हो, जगाओ बुद्धि, यूज करो सब।
तो वैसे ही आप कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल को, व्हाट इज इकोनॉमिक पोटेंशियल? बढ़ सकते हैं। हाँ, काम करने का क्षमता, ग्रोथ करने का तरीका, उसको बढ़ाना है अपने को, उसको अनलॉक करना है। ठीक है, कैसे? अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड करे। प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड करे। अब भैया सिंपल सा बात है ना, जितना प्राइवेट सेक्टर घुसेगा मार्केट में, उतना नया पैसा आएगा मार्केट में, उतना इन लोग और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट उतना टैक्स लगाएगा, गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा, है कि नहीं? सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। तो कोई पूछे क्या क्या पर्पस थे लिबरलाइजेशन के, सबसे पहला पर्पस क्या बोलेगा तुम लोग? कंपटीशन लाना, एकदम तिलमिलाने वाला कंपटीशन लाना, कि पब्लिक सेक्टर सो नहीं पाए, प्राइवेट सेक्टर घुस जाए। और दूसरा, इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव करना। ठीक है, कैसे अचीव हो सकता है ये? अभी तक इकोनॉमी में सिर्फ पैसा लगा रहे थे पब्लिक सेक्टर, अब पैसा कौन लगाएगा? प्राइवेट सेक्टर भी लगा। चलो ओके, फॉरेन से भी नया नया पैसा आएगा, है ना? चलो नेक्स्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो हर जगह से आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आने का मतलब क्या है? ऐसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या है? लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स थे, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? आओ बेटा कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो, लिख लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर व्हाट? लिबरलाइजेशन, अंडर लिबरलाइजेशन। अभी तक क्या है, सारे सरकारी बाबू क्या है, बस बैठे बैठे माने बिना काम किए क्या फैट होते जा रहे थे, है ना? बस ऐसे बैठ पड़े हुए हैं, पेट निकलते जा रहा था उनका। अब लिबरलाइजेशन आया, इकोनॉमी को फैट से क्या बनाने? फिट बनाने। तो आओ एक नेमोनिक देखते हैं अपने, फिट, क्या बोले? फिट, FFITT, हाय हाय हाय, नॉट फिट, नॉट जस्ट फिट, पूरा एकदम हैवी, फिट। तो लिबरलाइजेशन के अंदर 5 मेन रिफॉर्म्स थे। कैसे बोलेगा अंकुश? टिक टिक टिक, ये भी तो होगा, फिट। आओ, एफ का मतलब लिख लो बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। एफ का मतलब हो जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। पता है व्हाट इज फाइनेंशियल सेक्टर? हाँ, एंड नॉट जस्ट बैंकिंग, जहां इंश्योरेंस, शेयर मार्केट सब आ जाएंगे, जहां बेसिकली लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑपरेशंस होता है, जहां पैसा का लेन देन है। ठीक है, नेक्स्ट एफ अपने पढ़ चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। यस, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। आई भी तुम लोग पढ़ चुका है, इन्फ्लेशन। और क्या हो सकता होगा आई, सोचो? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। टी, टैक्स। यस, टैक्स रिफॉर्म्स। हमने देखे थे ना, गवर्नमेंट की तरफ से काफी मिसमैनेजमेंट था, गवर्नमेंट क्या टैक्स बढ़ाई जा रहा था, बिना ये सोचे समझे कि टैक्स जितना बढ़ेगा उतना टैक्स पेयर्स कम होने लगेंगे, तो रेवेन्यू कम जनरेट होगा। इससे बढ़िया तुम कम टैक्स रखो, ताकि पूरे देश से तुमको टैक्स मिले, वो ज्यादा ही होगा पहले के मुकाबले।
नेक्स्ट टी में लिख लो ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स। टी का मतलब हो जाएगा ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये सारा चीज आएगा तुम लोग का लिबरलाइजेशन के अंदर। चलो, क्या निमोनिक था? एफ एफ, ऐसे ऐसे ही बोल लो तुम लोग, एफ एफ आई टी टी। चलो, एफ का मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट एफ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। आई इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। टी टैक्स रिफॉर्म्स। टी ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इन पांचों के अंदर भी सब पॉइंट्स रहेंगे। लिख लो ऊपर में बच्चों, 4 4 4 2 3। इसका मतलब समझ में आया? सबके अंदर इतने सारे पॉइंट्स रहेंगे। इसका 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट, इसका 3 पॉइंट। बाबा रे बाबा। चलो घुसते मटेरियल में, फिर आ जाओ। ओके, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, सब कुछ दिया हुआ है यहां पे, एफ एफ आई टी टी। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, पहला बात है फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है। फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमी का वो पार्ट होता है जो लेंडिंग एंड बोरोइंग एक्टिविटीज को कंसर्न करता है। सिंपल, लेने देने का काम करता है पैसों का। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें अपने पढ़ चुके हैं, जैसे बैंक्स आ गया, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गया, स्टॉक एक्सचेंजेस समझ में आता है, एनएससी बीएससी शेयर मार्केट हो गया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, और एक काम करो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मार्केट भी लिख लो। ये बेसिकली, जैसे कमर्शियल बैंक्स क्या छोटा मोटा लोन दे देगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स बड़ा बड़ा लोन दे, जैसे विजय माल्या टाइप हो गया ना, उतना बड़ा लोन देता है। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया फाइनेंशियल सेक्टर। ये इकोनॉमी का वो हिस्सा है जो किससे कंसर्न करता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, आ जाओ। ओके, और हम लोग को पता है कि देश का फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रोल करता है आरबीआई। इट्स द किंग पिन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। पर ये बहुत लूज चीज है बोलना, फाइनेंशियल सेक्टर को आरबीआई नहीं ओन रेगुलेट करता है, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट को आरबीआई नहीं छू सकता, सेबी, सभी का सेबी। सेबी संभालता है शेयर मार्केट को, तुम लोग सुना होगा सेबी के बारे में शायद। और इंश्योरेंस मार्केट को संभालता है IRDAI। सबका अलग अलग है, तो बेटर होगा फाइनेंशियल सेक्टर काट के ऊपर क्या लिखोगे, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि बैंकिंग चैप्टर पढ़ चुके अपने अपने को पता है आरबीआई क्या करता है। आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो सेट करता है, इंटरेस्ट रेट्स का रेंज फिक्स करवाता है, रेगुलेट करता है क्रेडिट फैसिलिटीज, एंड ऑफ कोर्स मोदी जी को हेल्प करता है। चलो आ जाओ, अब इसके रिफॉर्म्स में आते हैं। कितने रिफॉर्म्स देखेंगे इसके अंदर, 4 रिफॉर्म्स देखेंगे। आओ पहले अपने चारों का नाम पढ़ते हैं भैया, बोल्ड पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रोल में चेंज आया। नेक्स्ट पॉइंट में आओ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स। यस, 1991 के पहले सिर्फ कौन से बैंक्स होंगे, पब्लिक बैंक्स, गवर्नमेंट के बैंक्स थे। अब प्राइवेट बैंक्स भी आ गए, देश विदेश के प्राइवेट बैंक सब आ गए। नेक्स्ट, रेज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेनर्स इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका लिमिट बढ़ाया गया। नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ न्यू ब्रांचेस,
बैंक्स खुल तो रहे थे, साथ में वो अपने ब्रांचेस को भी खोल सकते हैं, बिना क्या लिए, बिना लाइसेंस लिए, बिना बिना आरबीआई से पूछे, बिना आरबीआई से परमिशन लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, आरबीआई को उसका औकात दिखाओ। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। अब क्या है, सबसे पहले आरबीआई का रोल था रेगुलेटर, नॉट योर फैन वाला रेगुलेटर, आरबीआई का रोल था रेगुलेटर। अब एनईपी के बाद आरबीआई का रोल हो गया फैसिलिटेटर, फैसिलिटी दे रहा है। दोनों में डिफरेंस पता है? कंट्रोल कर रहा है ये, यस, यस, यहां लिख लो, पहले आरबीआई कंट्रोल करता था, अब असिस्ट करता है, वो हेल्प करता है। पहले राजा था वो, अब रंग तो नहीं बोलेंगे, पहले राजा था अब वो हेल्पर हो गया है। ठीक है, हेल्पर भी थोड़ा वो वाला हेल्पर नहीं, हेल्प करने वाला हेल्पर। फाइनेंशियल सेक्टर भी है। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर ही बोलना, क्योंकि अपने फिट में क्या पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल सेक्टर ना, तो हर बार हर जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपने फाइनेंशियल सेक्टर बेटर रहेगा, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही क्या आता है, अपना बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, आ जाओ। तो बोलो आरबीआई का रोल पहले क्या था, रेगुलेटर, अब वो डाउन टर्न हो गया है किसमें, फैसिलिटेटर, हेल्पर में। ठीक है, पहले जो भी काम हम लोग को पूछना होता था, करना होता था, हम क्या करते थे, पूछ के करते थे। अब हम क्या है, बताएंगे, हम लोग पूछेंगे नहीं, बताएंगे। अगर आपको हेल्प करना है तो करो, नहीं तो जयराम जी की, सिंपल बात। आ जाओ। हाँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर अब अलाउड था डिसीजंस लेने में विदाउट कंसल्टिंग दी आरबीआई। आए हाय, क्या तमाचा पड़ा होगा आरबीआई के ऊपर। चलो, यहां पे मैं दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिया हूं जो आने का संभावना है। हाउ वाज आरबीआई कंट्रोलिंग द कमर्शियल बैंक्स? यहां दोनों व्यू पॉइंट्स देखेंगे, पहले प्रायर टू 1991 एंड देन आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1990। दोनों व्यूज देखेंगे हम लोग कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। आ जाओ। पहले कमर्शियल बैंक्स टू मच कंट्रोल, कमर्शियल बैंक्स टू मच कंट्रोल बाय द आरबीआई। बैंक्स को क्या है, टेक प्रायर परमिशन ऑन ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस। सोचो इस बारे में, फील करो। पहले कमर्शियल बैंक्स को ऑन ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, जो भी काम करना होता था आरबीआई से पूछ के करता, अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब एक ह्यूज शिफ्ट आ गया, सब्सटैंशियल शिफ्ट का मतलब होता है ह्यूज शिफ्ट। किसके रोल में ह्यूज शिफ्ट आया, आरबीआई की। आरबीआई बेटा रेगुलेटर से बन गया फैसिलिटेटर, किंग से बन गया हेल्पर, ऑल थैंक्स टू एनईपी। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों चेंज तो हुआ रोल, पर क्यों चेंज हुआ, वाई, वाई आरबीआई का रोल कंट्रोलर से फैसिलिटेटर में चेंज। आओ, वही यही का ट्यून अपने यहां पे सेट करेंगे। पहले क्या है, प्रायर टू लिबरलाइजेशन, दैट इज विच ईयर गाइस, 99, 1949 बोली, 1991। प्रायर टू 1991 आरबीआई क्या है, रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था, वही सेम चीज है। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या है, आरबीआई का रोल शिफ्ट हो गया टू फैसिलिटेटर। यहां तक तो पूरा सेम है, यहां तक तो पूरा सेम। अब इसके आगे का अपने को समझना है, ठीक है ना, हम लोग को ये पार्ट समझना, ये पार्ट समझना। आओ, क्या मतलब है इसका, दिस मेंट दैट ग्रेटर ऑटोनॉमी granted to financial sector without consulting RBI। समझो इसको, व्हाट इज ऑटोनॉमी, फ्रीडम,
डिसीजन तो पहले भी ले रहा था, अभी भी डिसीजन लेगा, पर पहले कैसे डिसीजन लेता था इन लोग, पूछ के लेता था, अब बता देगा बस। तो फ्रीडम के ऑटोनॉमी के पास लिख लो फ्रीडम। जैसे तुम लोग का स्कूल क्या है, ऑटोनॉमस स्कूल नहीं है तुम लोग का, तुम लोग का स्कूल सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल है, इट्स नॉट ऑटोनॉमस। सीबीएसई जो बोलेगा तुम्हारे स्कूल को करना पड़ेगा। ऑटोनॉमस स्कूल का मतलब क्या होता, तुम्हारे स्कूल का खुद एक बोर्ड होता, ओह हमारा खुद का बोर्ड है ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम देना सारे फाइनेंशियल सेक्टर के एंटिटीज को। चलो ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था आओ देखते हैं। पहला था एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, व्हाट डज दिस मीन? प्राइवेट सेक्टर भी एक्सक्लूसिवली आप बात किसका कर रहे हो अपने, फाइनेंशियल सेक्टर का। तो ऐसा करके एग्जांपल बोलना तुम लोग कि प्राइवेट बैंक्स खुले, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आए। जैसे पहले के जमाने में इंश्योरेंस पता है सिर्फ कौन बेचता था, एलआईसी। सबके जुबान पे एलआईसी होता है, सबके जुबान पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का था। 1991 के पहले गवर्नमेंट को किसी को कुछ ने नहीं दिया, पर 1991 के बाद बहुत सारे प्लेयर्स आ गए जो इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट किए। एलआईसी अभी भी मेन है, यस। तो एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इंक्रीज कंपटीशन ऑफ कोर्स। भाई इतने सारे बैंक्स आ जाएंगे तो बेनिफिट किसको मिलेगा, कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लो इंटरेस्ट रेट्स। यस, पहले लोन पकड़ लो तुमको 20% इंटरेस्ट पे मिलता था, तो अब कम 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 होके 8-9% में आ जाएगा, क्या पता। ठीक है ना। नेक्स्ट, अलाउ मार्केट फोर्सेस टू ऑपरेट। मार्केट फोर्सेस कहीं भी देखो, यस, डिमांड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड सप्लाई, मतलब अपने चंगुल से छोड़ दिया गया है। अब जैसे डिमांड सप्लाई होगा, सारा चीज क्या है वैसे ही बढ़ेगा घटेगा। और तो और बैंक्स को फ्रीडम दे दिया गया, न्यू ब्रांचेस खोलो विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। न्यू ब्रांचेस मजे से खोलो, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे पूछे। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर है? क्या था पहला रिफॉर्म? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर या रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आ जाओ नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ गए, देसी बैंक्स भी आया, फिरंगी बैंक्स भी आया। डू यू नो ऑफ एनी सच फिरंगी बैंक? फेडरल बैंक फिरंगी बैंक है? आई एम नॉट श्योर। आईओई ये कौन सा, आईओबी कौन सा हो, इंडियन नाम में आ रहा है तो उसके। एचएसबीसी, सुना तुमने एचएसबीसी के बारे में? एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ये सब सब क्या है तुम्हारा, फॉरेन बैंक से। ठीक है, इंडियन बैंक्स आया जैसे आईसीआईसी बैंक आया, फॉरेन बैंक्स आया जैसे एचएसबीसी बैंक्स आया। ये आते ही बच्चों तहलका मच गया, इट इंक्रीज द कंपटीशन। सारे बैंक वाले क्या है अब सर्विस अपना अच्छा करती है। ठीक है ना, इससे सीधा का सीधा बेनिफिट मिला कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को बेनिफिट मिला। कैसे? लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिला, एंड जैसा मैंने बोला बेटर सर्विसेज। बेटर सर्विस का मतलब क्या हो सकता हो कि अकाउंट अगर खुलवाना है तो बोलते ना कि 10 मिनट में अकाउंट खोल देंगे अच्छा, ये बात भी सही है कि भाई लोग पैसे जमा कराने आए हैं और पता चल रहा है बेटा 3 घंटा से लंच ब्रेक चल रहा है, और अब क्या है आधा घंटा का लंच ब्रेक। तो लोगों को क्या बेहतर सर्विस मिलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद अपने ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स तो खुला, साथ में अब क्या सेटअप होने लग गया न्यू ब्रांचेस, दैट टू विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई, है ना, विदाउट अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं रेज्ड द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप का था,
तुम लोग पढ़ा है अभी, यूपी में तुम लोग पढ़ाए थे बाबू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। हे भगवान, या तो तुम कंपनी खरीदोगे आके, या तो कंपनी का शेयर्स खरीदोगे। कुछ दो नाम याद आ रहे हैं? FIIS, और एक क्या था, FDI। तुम लोग भूल गया, फ्राइडे तक कब भूल गया तुम लोग? जो घर जाके थोड़ा रिवाइज किया करो। बोलो क्या थे दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स, FII एंड FDI। किसमें तुम शेयर्स खरीदते हो? FII। और किसमें तुम पूरा का पूरा कंपनी खरीद लेते हो? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आओ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेज कर दिया लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेज्ड टू अराउंड 51%। पहले गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता था। नो, समझ में आ रहा है? फिरंगी लोग इंडिया का 51% कंपनी खरीद सकता है। इसका इफेक्टिवली मतलब क्या होगा कि उन लोग क्या है, मेन ओनर्स हो गया, 51% ले लिया। तो पहले अपना गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता था। पहले अपना गवर्नमेंट पकड़ लो 24% या 25% या 26% तक अलाउ करता था, कि मेजोरिटी स्टेक फिर भी किसका रहे, इंडिया का रहे, और माइनस स्टेक ही रहे फिरंगियों का। पर अब अलाउ कर दिया कि फिरंगी आदमी 51% तक कंपनी खरीद सकता है। ठीक है, चलो हाँ, एफ आई आईज वगैरह नाउ अलाउड, FII वॉज नाउ अलाउड। कहने का मतलब क्या है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडियन कंपनी के क्या शेयर्स खरीद सकते थे। दे वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब शेयर मार्केट्स। ऑफ कोर्स इंडिया चाहता है कि फॉरेन के लोगों का पैसा यहां पे अट्रैक्ट करे। म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें ज्यादातर पैसा फॉरेन लोग का आता है। जब फॉरेन लोग पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स का प्राइसेस बढ़ता जाता है, और जिस महीना जिस साल वो अपना पैसा निकाल लेते हैं पूरा, कोई और कंट्री में लगाते हैं पैसा, तब हमारा म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। हाँ, मतलब म्यूचुअल फंड्स का यूनिट्स खरीदते हैं, NAV वाला चीज हो गया। हाँ, डायरेक्टली शेयर्स नहीं भी खरीद रहे अगर, तो म्यूचुअल फंड्स का यूनिट्स खरीदते हैं उन लोग। आज पकड़ लो फिरंगी, फिरंगी के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, तुमने सुना होगा, JP मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स, बड़ा बड़ा कंपनीज है सब बाहर का। इन लोग क्या है, US में पैसा नहीं लगाता इन लोग क्या करता है, गरीब गरीब कंट्रीज होता है ना, जिसमें लगता है इन लोग को पोटेंशियल है, जो ग्रोथ कर रहा है अभी, उसमें पैसा लगाता है। बेसिकली सट्टा कर रहा है, सट्टा खेल रहा है। इन लोगों को लग रहा है इंडिया ग्रो करेगा मोदी जी के अंदर, तो पैसा लगा दो फटाफट, 5 साल में पैसा निकाल लेंगे, श्रीलंका में लगा देंगे, फिर श्रीलंका में पैसा लगाएंगे, बढ़ जाएगा, बाद में पाकिस्तान में लगा देंगे। तो ये होता है FII। यहां तुम देश के कल्याण का नहीं सोच रहे हो, यहां तुम अपने कल्याण का सोचते हो। पर FDI के केस में क्या होता है, देश के कल्याण का तुम सोचते हो। अपना कल्याण तो हर चीज में करना ही होता है, नहीं तो काम क्यों करेंगे हम लोग। पर उसके साथ तुम यहां सोचोगे FDI में कि देश का भी कल्याण। आज इलॉन मस्क यहाँ पे फैक्ट्रीज खड़ा कर दे, तो उसका तो कल्याण होगा ही, उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में देश को भी तो बेनिफिट मिलेगा। थोड़ी ना वो 5 साल में अपना फैक्ट्री उठा लेगा यहां से, नहीं। क्या समझ में आया तक? सो हम लोग सुफिटिट में कौन सा पार्ट पढ़ लिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में 4 रिफॉर्म्स थे। बोलो पहला रिफॉर्म क्या था, चेंज इन द रोल ऑफ RBI। नेक्स्ट रिफॉर्म, प्राइवेट बैंक्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स, उसी को लेकर एक रिफॉर्म था, सेटिंग अप ऑफ न्यू ब्रांचेस। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, यहीं तक करते हैं। बाकी लोग भी आता तो बढ़िया रहता, और आगे बढ़ते।
नेक्स्ट डे पूरा फिट होके आएंगे हम लोग, पूरा फिट खत्म हो जाएंगे, कर लेंगे हम लोग बच्चा, टाडा टाडा टाडा